नमस्ते दोस्तों। बहुत सारे माता पिता और बहुत सारे शिक्षक जिस समस्या से हमेशा परेशान रहता है उसका नाम है स्लो लर्नर, लो अचीवर, मंद बुद्धि बालक बालिका या धीमी गति से सीखने वाला या लेट ब्लूमर। इसके बहुत सारे नाम दे रखे हैं और इस समस्या की चर्चा ज़्यादातर माता पिता के बीच में, ज़्यादातर विद्यालयों में सर्वत्र होती दिखाई देती है। लेकिन इसकी पहचान क्या है, इसका कारण क्या है, इसका निवारण क्या है, और अगर निवारण नहीं हो पाया तो इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, इस पर बिना किसी लाग लपेट के विचार करना बहुत जरूरी है। बच्चों, विद्यार्थियों और अभिभावकों और सभी शिक्षक शिक्षिकाओं से मेरा विनम्र अनुरोध है कि हम जानते हैं कि स्लो लर्नर किसे कहते हैं। जो बच्चा अलग प्रकार का व्यवहार रखता है उसे हम स्लो लर्नर कहते हैं। जो परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाता उसे हम लो अचीवर कहते हैं। जो बच्चा गुमसुम सा रहता है, सबके साथ घुलता मिलता नहीं है, उसे हम लो अचीवर कहते हैं। जो बच्चा शिक्षक की बात को सुनकर ठीक से जवाब नहीं दे पाता, जो बच्चा समय सीमा में ब्लैक बोर्ड से कॉपी नहीं कर पाता, नकल नहीं कर पाता, नकल में भी त्रुटियां करता है, ऐसी बहुत सारी पहचान है जिसके कारण किसी बच्चे को स्लो लर्नर कहा जाता है, लो अचीवर कहा जाता है। कभी कभी ऐसे बच्चे बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, ये बड़े अंतर्मुखी टाइप के होते हैं, किसी से बात नहीं करते, ये इतने इमोशनल फीलिंग्स बहुत सारी इनके अंदर जो भावनाएं होती दूसरों के साथ शेयर नहीं करते। ऐसी अनेक पहचान है स्लो लर्नर्स की, लो अचीवर्स की। बच्चे ने जब जन्म लिया और उसको स्कूल में भर्ती किया, इसके बीच में सब खुश थे। सारे रिश्तेदार, माता पिता जिन्होंने उसे पाल पोस कर खूब लाड़ प्यार दुलार से उसके साथ अपना स्नेह बांट कर 2 साल, 2.5 साल, 3 साल का किया, और जब उससे स्कूल में भर्ती कर दिया और स्कूल में जाने के बाद साल 2 साल के अंदर ये समस्या उभर कर आई। माता पिता परेशान हो गए, चिंतित हो गए। मतलब क्या बच्चा जन्म से ही ऐसा था? ये बच्चे वास्तव में ये कोई समस्या होती है कि कोई बच्चा मंदबुद्धि होता है, धीमी गति से सीखने वाला होता है, लो अचीवर होता है? क्या इसको ईश्वर ने अलग टाइप का बनाया है? जहां तक मेरा व्यक्तिगत विचार है, मैं ये मानता हूं कि ऐसी कोई समस्या ही नहीं है। अगर प्रारंभ से ही ध्यान दिया जाए तो कोई भी बच्चा स्लो लर्नर नहीं होता, कोई लो अचीवर नहीं होता, कोई धीमी गति से सीखने वाला बच्चा नहीं होता, ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। लेकिन शासन, प्रशासन, सरकारी नियमों में, विभिन्न प्रकार की जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें, और साइकोलॉजी में, हर जगह इस समस्या ने घर कर लिया है और एक ठप्पा लगा दिया जाता है बच्चे पर, लो अचीवर का, स्लो लर्नर का। पहचान तो हमने की, लेकिन ऐसे बच्चों की पहचान हो गई। अब बताइए कि इसका असली कारण क्या है? मेरे हिसाब से 2 मुख्य कारण होते हैं किसी भी मंद बुद्धि बच्चे के, या किसी बच्चे को जो हम कहते हैं कि ये स्लो लर्नर है, मंद बुद्धि है, धीमी गति से सीखने वाला है, या ये निम्न उपलब्धि प्राप्त बच्चा है, हमेशा कम मार्क्स लाता है। ऐसे बच्चों के मूल में 2 कारण होते हैं। एक कारण होता है घरेलू और दूसरा कारण होता है विद्यालय। पहले घरेलू कारण पे विचार करें। घरेलू कारण में भी 2 कारण होते हैं। एक तो ये कि जो माँ बाप बच्चे को बचपन से ही इतना ज़्यादा लाड़ प्यार कहते हैं, जिसे ब्लाइंड लव कहते हैं, जिसे अंधा प्रेम करते हैं, कि उसे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते। बचपन से ही खाने पीने, ओढ़ने पहनने से लेकर हर प्रकार की सुख सुविधाएं इतनी देते हैं। और जहाँ स्कूल का नाम आया, और बच्चों का तो स्वभाव होता है पढ़ने लिखने से थोड़ा जी चुराना, तो उसकी भी चिंता नहीं करते कि जाने तो मेरा बच्चा पढ़ लेगा, बाद में कर लेगा, अभी तो उसकी खेलने खाने की उम्र है। और इस प्रकार से इतना लाड़ प्यार मिलता है बच्चे को कि स्कूल की न टीचर की सुनते हैं, न किसी प्रकार के उसके होमवर्क क्लास वर्क की, न उसकी पढ़ाई की स्थिति पर विचार करते हैं। बस उन्हें लाड़ लड़ाने में मजा आता है। और बाद में ऐसा बच्चा जब 4-5 साल बाद पता चलता है कि इसने तो ठीक से अल्फ़ाबेट भी नहीं सीखे, इसे तो अंकों का ज्ञान नहीं है, और ये बच्चा तो सबसे पिछड़ जाता है, तो उसका कारण भी ये माँ बाप होते हैं। इस प्रकार के माता पिता जो अंधा प्यार। मैंने व्यक्तिगत रूप से कुछ ऐसे माता पिता को देखा है जो बच्चे की गलतियों पर उसे जूते से, चप्पल से मारते हैं, और सबके सामने मारते हैं। न वो मोहल्ले वालों की परवाह करते हैं और न रिश्तेदारों की परवाह करते हैं।
कुछ माता पिता तो मैंने ऐसे देखे कि जिनकी शिकायत अगर स्कूल से आती है और वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में स्कूल में आ गए तो प्रिंसिपल के टीचर के सामने ही बच्चे पर हाथ उठाते हैं। अगर बच्चे को इस तरह से जलील किया जाएगा, उसे अपमानित किया जाएगा, वो बच्चा अपनी इंसल्ट फील करेगा, तो फिर वो किसका कहना मानकर सीखेगा और आगे बढ़ेगा। घर में घरेलू हिंसा होती है बच्चों पर भी। बच्चों को मानसिक रूप से भी परेशान किया जाता है, कभी किसी रिश्तेदार द्वारा, कभी बड़े द्वारा। अगर पिताजी ने हाथ उठाना सीख लिया और उसकी हर गलती को मारकर सुधारने की कोशिश की, तो घर का जो बड़ा भाई बड़ी बहन होते हैं या बड़े होते हैं, वो भी उस बच्चे को उसी दृष्टि से देखते हैं और उसकी हर गलती पर उसको पनिशमेंट देने की कोशिश करते हैं। बच्चों के भावनाओं को समझना बहुत जरूरी है। बच्चों को अगर निग्लेक्ट किया जाएगा, उनकी उपेक्षा की जाएगी, उनकी भावनाओं को ठीक से समझकर उनके प्रति प्यार से व्यवहार नहीं किया जाएगा, तो ये बच्चे स्कूल में जाकर भी बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे, उन्हें स्नेह नहीं मिलेगा, ये वहां पर भी उपेक्षित होंगे। अंत में ऐसे बच्चों को हम लो अचीवर कहते हैं, स्लो लर्नर का ठप्पा लगा देते हैं। ये तो हो गए घरेलू कारण। दूसरे कारण होते हैं जो विद्यालय जिसके लिए जिम्मेदार होता है। ऐसे कारणों में पहला कारण तो ये होता है कि क्लास में अगर उस बच्चे को आगे बैठाना चाहिए, वो पीछे बैठकर ठीक से नहीं देख पाता, समय पर काम नहीं कर पाता, ध्यान नहीं रहता, या उसकी आंखों की दृष्टि में कोई परेशानी है, तो ऐसे बच्चों को विद्यालय में कक्षा में सबसे पहली रो में स्थान मिलना चाहिए, पहली लाइन में, ताकि वो ठीक से देख सके और कोई भी बात हो तो उन्हें टीचर भी ऑब्जर्व कर सके। लेकिन कई बार देखिए ऐसे फेल होने वाले, कम मार्क्स लाने वाले बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका व्यवहार अलग होता है। वो क्लास में लास्ट में किसी कोने में बैठे हुए मिलते हैं या पीछे की बेंच में बैठे हुए मिलते हैं। बैठक व्यवस्था में भी बहुत प्रभाव होता है। इसके साथ कोई बच्चा पहली दूसरी कक्षा में पढ़ा, अगर किसी भी कारण से शिक्षक ने उसे निग्लेक्ट किया या बच्चे की रेगुलर अटेंडेंस नहीं रही, नियमित उपस्थिति नहीं रही, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। और क्या प्रभाव पड़ता है कि बच्चे को जहां 8 दिन, 15 दिन, महीने भर में अल्फ़ाबेट सीख लेनी चाहिए थी, वो 6 महीने तक नहीं सीख पाता, साल भर में भी आधी अधूरी सीखता है। फिर यही क्रम दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं कक्षा तक अंकों के सीखने में, शब्दों के सीखने में और वाक्य को पढ़ने में लग जाता है। जब बच्चे ने नियमित रूप से ठीक से सुना ही नहीं, तो सुनकर फिर उसने जवाब देना नहीं सीखा। जब जवाब देना, उसे बोलना नहीं आया, तो फिर लिखना पढ़ना उसके लिए बहुत दूर की बात हो जाती है। फिर ऐसे बच्चे विद्यालय में हर विषय में उनका परफॉर्मेंस, उनका प्रदर्शन कमजोर होता है और कम मार्क्स लाते हैं। फिर 40 बच्चों के साथ बैठाकर ऐसे बच्चों को उसी कक्षा में ऐसा अलग टाइप से पढ़ाना कई बार संभव नहीं होता, और ऐसे बच्चों पर व्यक्तिगत ध्यान देना भी कई बार शिक्षक के द्वारा संभव नहीं होता। और रेमेडियल क्लासेस और अनेक प्रकार के जो उपचारात्मक इसके पहलू है, उन पर अगर पेरेंट्स ने सहयोग नहीं दिया और शिक्षक दोनों का ठीक से मिलन नहीं हुआ और पेरेंट्स और शिक्षक दोनों ने मिलकर इसे अपनी औलाद की तरह सुधारने का प्रयास नहीं किया, तो फिर ये बच्चा कक्षाओं में बढ़ता तो जाता है, लेकिन इसकी समस्या वहीं की वहीं रहती है कि ये ठीक से पढ़ नहीं पाता, ठीक से लिख नहीं पाता, और इसका परफॉर्मेंस सभी विषयों में लगभग इसी प्रकार से कमजोर होता जाता है और ये बच्चा पीछे हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसे बच्चे जो बोलते कम हैं, घर के ही प्रभाव से जो मंदबुद्धि है, और अब स्कूल में आ गए तो स्कूल में भी थोड़ा गुमसुम रहते हैं, स्कूल में खुल करके टीचर से बात नहीं कर पाते, एक तरफ ही बैठते हैं और बहुत सारे दूसरे बच्चों की तरह अपनी समस्या को खड़े होकर पूछ नहीं पाते, ठीक से टीचर से हिम्मत से, साहस से बात नहीं कर पाते निर्भीक होकर। तो ऐसे बच्चे भी उपेक्षित होते रहते हैं और कई बार शिक्षक भी ऐसे बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाता, और ध्यान नहीं दे पाने के कारण, उसके साथ ठीक से संवाद स्थापित नहीं होने के कारण, उसके प्रति अपनेपन का भाव नहीं होने के कारण, उसके प्रति जैसा चाहिए वैसा लगाव और जुड़ाव नहीं हो पाने के कारण वो बच्चा स्लो लर्नर बन जाता है स्कूल के कारण से। तो ये स्कूल के कुछ कारण हुए, कुछ घरेलू कारण हुए, जिनकी वजह से बच्चा लो अचीवर्स के नाम से जाना जाता है। मंद बुद्धि या धीमी गति से सीखने वाला बालक, उस बालिका उसे कहते हैं।
लेकिन अब इसके निवारण के क्या उपाय है? देखिए, जो बच्चे पढ़े लिखे माता पिता की संतान है और उनके साथ अगर ऐसा है तो माता पिता अतिरिक्त समय दे करके, पेरेंट्स से टीचर्स आपस में मिल करके और स्वयं थोड़ा बहुत पढ़ाने में योगदान दे करके माता पिता बच्चे को धीरे धीरे इम्प्रूव कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा, इसके जो कारण है, ऐसे बच्चे को डांटने की, मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उसकी कमियां निकालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उस पर दोषारोपण करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसे बच्चों के साथ बहुत ही पेशेंस और टॉलरेंस, सहन शक्ति और धैर्य पूर्वक काम लेने की जरूरत है। ऐसे बच्चे थोड़ा भी अच्छा करे तो उनकी जी खोल के प्रशंसा कीजिए। ऐसे बच्चों को अकेलापन महसूस ना हो, ये गुमसुम ना रहे, ये अपनी बात शेयर कर सके, इसलिए इनके प्रति दोस्ताना व्यवहार करना होगा। इनके प्रति इस तरह से हमें लगाव और जुड़ाव महसूस करना होगा जिससे कि बच्चा समझे कि मेरा ख्याल करने वाला, मेरी चिंता करने वाला, मेरे बारे में सोचने वाला भी कोई है। यह काम माता पिता को भी करना पड़ेगा और शिक्षकों को भी करना पड़ेगा। ऐसे माता पिता जो पढ़े लिखे तो नहीं है लेकिन आर्थिक दृष्टि से पैसे वाले हैं, अच्छे हैं, तो वो एक बहुत ही समझदार और योग्य एक शिक्षक को कुछ उसकी फीस या शुल्क दे करके ऐसे बच्चों के बेसिक कॉन्सेप्ट को सुधारने के लिए कोशिश कर सकते हैं कि अच्छे से अच्छा शिक्षक इनको घर पर शुरू से, प्रारंभ से ही, बेसिक से लेकर के धीरे धीरे अक्षर ज्ञान कराए, अंक ज्ञान करवाए और लगातार अभ्यास करे। लेकिन इसमें बहुत सावधानी की जरूरत है। आज के ज़माने में बहुत अच्छे होम ट्यूटर और विश्वास पात्र लोग मिलना मुश्किल है, इसलिए इसकी वाचिंग स्वयं पेरेंट्स को करना होगी अगर वो ये काम करते हैं। अगर ना तो माता पिता पढ़े लिखे हैं, ना पैसे वाले हैं, बेचारे सीधे साधे सामान्य हैं, तो फिर क्या करें? वो अपने ऐसे मंदबुद्धि बालक को कैसे करे? तो घर में जितना प्यार और स्नेह दिया जा सकता है उतना तो ऐसे माता पिता को देना चाहिए। लेकिन प्रत्येक सप्ताह ऐसे माता पिता को स्कूल में जाकर शिक्षक से मिलना चाहिए और प्रिंसिपल से मिलना चाहिए और ये बताना चाहिए कि मैं रोज अपने बच्चे को समय पर विद्यालय छोड़ूंगा, छोड़ता हूँ, छोड़ता रहूंगा और रोज समय से ले जाऊंगा। मेरे बच्चे को अगर एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत है तो मैं अतिरिक्त रुकने के लिए तैयार हूं और मैं चाहता हूं कि एक सप्ताह 15 दिन में कुछ तो मेरा बच्चा थोड़ा आगे बढ़े। प्रति सप्ताह अगर पेरेंट्स बहुत ही अच्छा व्यवहार बनाते हुए शिक्षक के साथ अगर वह विद्यालय में संपर्क करेगा तो निश्चित रूप से 1 महीने में कुछ न कुछ फर्क दिखाई देगा। फिर आप ये सिलसिला जारी रखिए। हर महीने, हर 15 दिन में जाकर पूछिए कि मेरी तरफ से कोई कमी तो नहीं रही, मेरा बच्चा जो है स्कूल में नियमित आ रहा है, उसमें मैं और क्या सहयोग कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो धीरे धीरे जब पेरेंट्स को की बातों को शिक्षक को महसूस होगी, प्रिंसिपल को ठीक लगेगी, तो प्रिंसिपल और शिक्षक उसके चिंता से खुद भी चिंतित हो गए कि देखो ये पेरेंट्स का, अगर हमने बच्चे को थोड़ा बहुत उन्नत नहीं किया और इस बच्चे ने प्रोग्रेस नहीं की तो पेरेंट्स फिर आएगा और हमसे पूछेगा और हमें फिर जवाब देना होगा। इससे क्या होगा कि शिक्षक, प्राचार्य और स्कूल अपनी जिम्मेदारी, अपना उत्तरदायित्व महसूस करेगा और जब भी कोई अपना उत्तरदायित्व महसूस करता है तो फिर वो सच्चे मन से और अधिक प्रयास करने लगता है। तो जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, पैसे वाले भी नहीं है, देखो पेरेंट कैसे भी हो लेकिन ये सबके लिए है, ये बता रहा हूँ कि और कोई नहीं है तो लेकिन रेगुलर जाए, लेकिन हर प्रकार के पेरेंट्स को नियमित रूप से विद्यालय से संपर्क करना चाहिए और ऐसे बच्चों की समस्या का निदान करने के लिए स्वयं आगे आना चाहिए। थोड़ा कष्ट होगा, तकलीफ होगी, समय निकालना पड़ेगा और कहीं ना कहीं अपने अहंकार को भी थोड़ा सा एक तरफ रखना पड़ेगा और जब विनम्रता पूर्वक, शालीनता पूर्वक प्रयास किए जाएंगे तो ऐसे बच्चे निश्चित रूप से धीरे धीरे उन्नति करेंगे। विद्यालय में ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो ऐसे बच्चों को अनेक प्रकार से अवसर दिए जाते हैं। अगर उसकी संगीत में रुचि है तो उधर उसे अवसर देंगे तो उत्साह बढ़ेगा। खेल कूद में, मंच पर बोलने में, ड्राइंग में और अनेक प्रकार की गतिविधियां होती है। स्काउट गाइड्स होता है, विज्ञान होता है, कई तरह के प्रयोग होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, कई तरह के क्राफ्ट्स वगैरह होते हैं। तो बच्चे को उसकी रुचि के अनुसार कहीं ना कहीं अगर उससे इन्वॉल्वमेंट मिलेगा, अवसर मिलेगा तो उसका उत्साह बढ़ेगा। और
कभी भी ऐसे बच्चों को पनिशमेंट अगर दिया, अगर ऐसे बच्चों की उपेक्षा की, चाहे पेरेंट्स के द्वारा की जा रही हो या शिक्षक के द्वारा की जा रही हो, तो ये बच्चे अच्छा परिणाम नहीं दे पाएंगे। मैं फिर आप लोगों से अंत में मैं ये बोलना चाहूँगा कि बिना मेहनत के, बिना प्रयास के कुछ भी नहीं होगा। वो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। एक पानी की बूंद भी अगर लगातार किसी स्थान पर गिरती है, चाहे पत्थर पर गिरे तो निशान बना देती है। एक रस्सी अगर चलती रहती है शिला पर तो घाव कर देती है। निश्चित रूप से बूंद बूंद से जैसे समुद्र बनता है, ऐसे थोड़े थोड़े हमारे छोटे छोटे प्रयास लगातार जारी रहे तो उस बच्चे की जिंदगी बन जाएगी। हमारी कार पर स्क्रैच हो जाता है तो सहन नहीं होती, हमारी बाइक को अगर कोई गिरा देता है तो हमें गुस्सा आ जाता है, अगर साइकिल को भी कोई ठोक जाता है तो हम आग बबूला हो जाते हैं। तो पूरी बच्चे की जिंदगी को असर हो रहा है और तो हमें उसकी चिंता क्यों नहीं होना चाहिए। विद्या धन से बड़ा कोई धन नहीं है, इसे न कोई चुरा सकता है न कोई ले जा सकता है। कहते हैं ना कि न चोरहार्यम न राजहार्यम न भ्रात भ्राज्यम न च भारकारी, व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम विद्या धन सर्वधम प्रधानम। अगर बच्चे ने विद्या को ग्रहण किया तो इसे कोई चुरा नहीं पाएगा। ये एक ऐसी चीज है जो हमेशा जिंदगी में बढ़ती रहती है और जीवन में हमेशा विद्या की वजह से मनुष्य को सम्मान मिलता है, रोजगार पाने लायक होता है और वो स्वयं सक्षम होता है, हर प्रकार के दुख और चिंताओं से वो मुक्त हो सकता है। तो परिश्रम करना बहुत जरूरी है लगातार। विद्या धन उद्यम बिना कहो जु पावे कौन, विद्या धन उद्यम बिना कहो जु पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखे की बूंद। पंखे से हवा भी बिना जो है पंखे को झले हमें नहीं मिलती। तो किसी बच्चे को अगर स्लो लर्नर से फास्ट लर्नर बनाना है, धीमी गति और मंद बुद्धि का नाम दे दिया, अगर उसे प्रखर बनाना है, उसे जीवन की चुनौतियों का सामना करने लायक बनाना है तो निश्चित रूप से परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी। उठकर गिरना, गिरकर उठना, जीवन का है यही खेल, जिसने इसमें सीख लिया पास होना, बस वही पास बाकी सब फेल। अंत में मैं इतना जरूर सभी पेरेंट्स और अभिभावक से कहना चाहूँगा कि अपने बच्चे पर ध्यान दीजिए। आप दुनिया की कोई चीज़ उसे दे या न दे, लेकिन उसे अच्छी शिक्षा देने में कोई कसर मत छोड़िए। और बचपन में 5 से 10 साल अगर आपने अपने बच्चे को संभाल लिया तो उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। फिर मुझे ये कहना पड़ेगा कि धन्य धन्य वह वीर सिंघनी माता ने जो जाया, और मैं भी गर्व कर सकूं मैंने इसको कभी पढ़ाया। धन्यवाद। जय भारत, जय।